आज हम शुरू करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जितने भी हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट हमारा खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन की स्टार्टिंग हो गई। प्रोटीन हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर से लेकर के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है। साथ में कुछ फिजिकल प्रोसेस जैसे ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, उस ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ग्रोथ हो गई हमारी बॉडी के अंदर, फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होती है जैसे डाइजेशन में भी एंजाइम्स के रूप में प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में और सारी चीज के बारे में हम धीरे धीरे करके करेंगे। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, एक्चुअल में ये बना होता है अमीनो एसिड्स। इससे मिलकर के बना होता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सबसे सिंपल यूनिट्स जिनको हमारी सेल्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इतना यूटिलाइज करते हैं। तो अमीनो एसिड्स से मिलकर के बात होती है। तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स के ऊपर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और प्रोटीन किस तरीके से फॉर्म होता है, किससे बना होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर एमीन ग्रुप यानी कि सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड C+H ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तब इनके कंबाइन होने से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको कहते हैं अपन पेप्टाइड चेन। अब अपन बात करेंगे प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तब बनती है पेप्टाइड पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन फॉर्म होती है और ऐसे ही और पेप्टाइड चेन जो बनती है, पेप्टाइड चेन आपस में मिलती हैं तब जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर या पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, ये एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही अपन कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन एक्चुअल में बहुत ही एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल है। ये प्रोटीन अलग अलग फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। जैसे कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। स्पेशल प्रोटीन है कुछ, जिनमें से कुछ प्रोटीन हैं जो कैटालिस्ट का काम करते हैं, बायो कैटालिस्ट के रूप में जो प्रोटीन काम करते हैं उनको अपन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन है। जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? एंजाइम्स हैं। और इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है? ये हमेशा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? ये होता है डाइजेशन प्रोसेस में हम जो भी फूड खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है। जैसे स्टार्च हमने खाया खाने के रूप में, तो वो बाद में एंजाइम्स के प्रेजेंस में टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट है। ऐसे ही हम जितने भी फूड खाते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो तो प्रोटीन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसको हमारी सेल जो होती है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब सेल जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी तो सीधी सी बात है उसका यूज भी नहीं कर पाएगी। तो इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने की बहुत आवश्यकता होती है।
यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स, जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, सच एज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये स्पेशल एंजाइम्स प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले जब होता है तो हमारी बॉडी में जितनी भी खाने में जो प्रोटीन थी वो सारी प्रोटीन जो है टूट जाती है, किसमें, ये टूटती है अपनी अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड्स क्या है, हमारे प्रोटीन के सिंपल यूनिट्स हैं, तो इनको हमारी सेल्स इजीली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और सेल के अंदर जाकर के अमीनो एसिड फिर से कंबाइन होकर के प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, और फिर वो प्रोटीन हमारे सेल के अंदर उसके सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट करती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में सपोर्ट करती है। दूसरे, हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसका काम करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारी बॉडी में हार्मोन जो होते हैं ना, हार्मोन उसके रूप में ये काम करते हैं, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो होते हैं ना, उनके रूप में भी प्रोटीन्स काम करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन, ये अच्छी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जैसे ऑक्सीडेशन का काम है, ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में खासतौर पर फीमेल्स के अंदर जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ के समय जो यूटेरस होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, सिकुड़ने का काम करता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। दूसरा, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है जिनसे मिल्क प्रोडक्शन को उत्प्रेरित करता है, एक्टिवेट करता है, तो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए मिल्क रिलीज कराया जा सके। वैसोप्रेसिन हमारी किडनी के अंदर होने वाली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जैसे किडनी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, किडनी ब्लड में से जो भी अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं उनको क्या करें, फिल्टर आउट कर रही है। लेकिन उनके साथ साथ कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी में से जैसे वाटर भी अधिक मात्रा में, अधिक अमाउंट में जो है फिल्टर हो जाता है, तो बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो इसके लिए जो है क्या करती है, ये आराम से उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को वैसोप्रेसिन जो है ना कंट्रोल करता है। दोनों ही हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली अदर जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट्स और एंटीरियर पार्ट्स से रिलीज होने वाले होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के रूप में हमारी बॉडी में प्रोटीन है। नॉर्मल प्रोटीन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में भी काम करते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल प्रोटीन के रूप में जैसे कोलेजन हो गया, केराटिन प्रोटीन होगी, तो केराटिन आपके नाखूनों में पाई जा रही है, कोलेजन बालों में पाया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन ब्लड प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में भी ये आपकी पाई जा रही है। मायोसिन, एक्टिन, ये मूवमेंट प्रोटीन है जो आपकी मसल सेल्स के अंदर पाई जा रही है, जिनकी वजह से आपके अंदर मूवमेंट पैदा होता है। क्या पैदा हो रहा है, मूवमेंट पैदा हो रहा है। तो ऐसी कई सारी अलग अलग जो है आपकी प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग फॉर्म में हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करती हैं और अलग अलग जगहों पर ये प्रेजेंट है। तो नॉर्मल प्रोटीन के रूप में तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो जो ग्रोथ है और जो बॉडी का डेवलपमेंट है उसके अंदर भी प्रोटीन का ही मेन फंक्शन, ठीक है। तो इतना हमने ये प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन देखा कि प्रोटीन एक्चुअल में सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे बनती है और इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बात करते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के अगर हम थोड़े से टाइप के बारे में बात करें तो ये जो अमीनो एसिड्स है ये दो टाइप के हैं। इसके अगर अपन टाइप्स की बात करें तो दो टाइप होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल, जैसे होते हैं एसेंशियल, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब आवश्यक, और नॉन एसेंशियल जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी बॉडी में बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इनको हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो नाम दिया है वो दिया है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन के बेस पर। देखिए कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं
जिनको हमारी बॉडी इजीली फॉर्म कर लेती है। और जब वो हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही बन रहा है। तो जिनकी हमें बाहर से अपने फूड में लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं अपन नॉन एसेंशियल। क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। यानी नॉन एसेंशियल में कौन से होते हैं? डू नॉट दे फॉर्म इनसाइड द बॉडी। अपन ये कह सकते हैं दे फॉर्म our body, in our body, in our body, यानी हमारी बॉडी में ही बन जाते हैं, तो इनकी हमें रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं होती। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि इनकी हमें बाहर से आवश्यकता बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कह सकते हैं दे डू नॉट फॉर्म in our body, by our body। तो अपन बोल सकते हैं कि वे अमीनो एसिड जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इनको क्या होता है, फिर इनको हमें अपनी फूड में यूज करना होता है, फूड में लेना पड़ता है। अब ये प्रोटीन्स जो है एक जगह तो नहीं मिल रही है अमीनो एसिड, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं? क्योंकि अमीनो एसिड्स के अंदर अलग अलग टाइप के एल्केन ग्रुप जुड़े रहते हैं, इनकी स्ट्रक्चर तरीके कैसे होती है, अलग अलग टाइप की होती है। इसीलिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि हमने भी यहाँ पर देखा, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, इनकी हमें बाहर से आवश्यकता नहीं है, उनको हम कहते हैं कि भाई बाहर से आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? नॉन एसेंशियल। जो हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं, हमारी बॉडी इनको फॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उनको हम अपने फूड के रूप में बाहर से कहीं ना कहीं से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। किसके रूप में? फूड के रूप में। अब फूड क्या हो सकता है? ये किसी एक चीज में नहीं पाया जाता, ये अलग अलग तरीके के रहते हैं। 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिनको अपन आगे जा करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो एसेंशियल कहां कहां पाया जाता है? जैसे फूड में आपको बता देता हूं, दाल। दाल में आपने अक्सर देखा होगा कि दालों के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, तो दाल इसका अच्छा सोर्स है प्लांट्स के अंदर। फिर उसके अलावा मीट में भी प्रोटीन पाया जाता है। जो लोग मांसाहारी होते हैं या जो भी जीव हैं जो मांसाहारी, तो उनके अंदर वो मीट से अपने प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर भी विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। अनाज, अनाज के अंदर भी पाया जाता है। तो ये प्रोटीन अलग अलग टाइप्स के फूड में पाया जाता है। अब प्लांट्स से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो हम अनाज के रूप में यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स के रूप में यूज कर रहे हैं, फ्रूट्स के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन के रूप में, रूट्स वगैरह सभी के रूप में भी हमको अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं उनको यूज कर रहे हैं। तो इनकी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में जो फूड के रूप में इनको अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, उनसे हमें ये प्रोटीन इजीली मिलते रहते हैं, अमीनो एसिड्स इजीली मिलते रहते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर के प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हमें सारे फूड्स को खाना चाहिए, सभी चीजों को खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी एसेंशियल जो अपने अमीनो एसिड्स हैं, इनको इजीली और इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। इनमें से किसी भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो, ये 10 होते हैं, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अगर इनकी कमी हो जाए, इनमें से किसी भी एक की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, वो रुक जाती है। क्या हो जाती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाता है? रुक जाती है। प्रोटीन का जो सबसे ज्यादा जो मेन यूज है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो ये रुक जाता है। इनकी और ज्यादा कमी हो जाती है, इनकी वजह से, इनकी डिफिशियंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है क्वाशियोरकर। क्या नाम है? क्वाशियोरकर। इसमें क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाता है? रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी डेथ तक हो जाती है। ये अक्सर पूछे जाने वाली होती है। तो क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, सॉरी क्वाशियोरकर, है ना, क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर ये डिसीज है जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से किसी भी एक अमीनो एसिड, जो 10 मैंने आपको बताए, इन 10 को हम अलग से पढ़ेंगे, तो उनमें से किसी की भी कमी की वजह से जब ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब कुछ रुक जाता है। इस डिसीज को हम बोलते हैं क्वाशियोरकर, और इसकी वजह से क्या हो जाती है? हमारी
जो है डेथ तक हो जाता है। तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अपन ने ये कर दिया। तो इसके जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक आएगा ना, एक क्वेश्चन और आएगा, उसको भी अपन यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं थोड़ा सा ज्विटर आयन, ज्विटर आयन एंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं। पहले अपन बात करेंगे ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी अच्छे से याद रखना है। ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन एक्चुअल में अमीनो एसिड्स के अंदर है। देखो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड NH2 और COOH दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि R CH NH2 COOH, जैसे ये है, ये अपना एक अमीनो एसिड है। तो इस एमिनो एसिड में आप ध्यान से देखिए, ये एक अपना अल्फा एमिनो एसिड है। देखो अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा तो इसको केवल नाम दे दिया गया है इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे। जैसे हमने ग्लूकोज की यूनिट्स पढ़ी थी, तो ग्लूकोज में अल्फा बीटा, उसमें केवल इनके फंक्शनल ग्रुप के थोड़ी सी जो है कंफर्मेशन में चेंज देखने को मिला था, तो वहां पर हमने इनको नाम दे दिया। तो वैसे अमीनो एसिड्स को भी अल्फा बीटा इस तरीके से नाम, तो अल्फा एमिनो एसिड्स मोस्टली है ये सबसे ज्यादा यूज है। तो अब देखिए यहां से एक्चुअल में होता क्या है। इस अमीनो एसिड के अंदर दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 भी प्रेजेंट है और COOH भी प्रेजेंट है। NH2 ग्रुप जो होता है ना, वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक। जबकि COOH जो होता है ना, वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। कैसा होता है? एसिडिक। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों नेचर होने के कारण, ये बेसिक और ये वाला एसिड, दोनों नेचर होने के कारण, और दोनों के नेचर है अपोजिट। तो अपोजिट नेचर होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और इसकी वजह से एक्चुअल में किस तरीके से इफेक्ट खत्म होता है? इसका ये जो H है ना, वो इंटरमोलिक्यूलर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर इसका क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और ये H यहां से निकल करके इसमें जाके ऐड हो जाता है। अब ऐड कैसे होगा? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अब यहां से जो H निकलेगा वो निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, क्योंकि ये किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन क्या है? इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो जाने नहीं देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा। और यहाँ से जो H जाएगा वो हाइड्रोजन आयन के रूप में जाएगा, H पॉजिटिव के रूप में। अब H पॉजिटिव सब यहाँ पे पहुंचा नाइट्रोजन के पास। जैसा मेरी व्यवस्था कुछ करवाओ, तो नाइट्रोजन कहता ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका ये यूज करके इजीली जो है अगला स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, R सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 में। अब इसका लेकिन ये घाटा तो दिखाई दे, घाटा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में इसके ऊपर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने इसको सहारा दिया है अपने लॉन्ग पेयर का यूज करके, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई है इधर और दो इधर, तो इसने अपने लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसको अपने साथ जोड़ दिया। उसके बाद ये यहाँ पे था क्या हो जाएगा? COO नेगेटिव। इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो यहाँ पर ये जो आयनिक फॉर्म डेवलप हुआ है, इसको बोलेंगे अपन इंटरनल सॉल्ट। क्या बना लेते हैं? इंटरनल सॉल्ट बन गया, इंटरनल सॉल्ट। अब इस इंटरनल सॉल्ट में आयन भी है, और ये आयन है क्योंकि आयनिक फॉर्म है, तो इसी को अपन बोलेंगे ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे? ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयंस मींस ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, NH2 और COOH, तो उसमें COOH का H ट्रांसफर होकर के NH2 के पास चला जाता है, जहां पे नाइट्रोजन अपने लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करके उसको अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे NH3 में कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव चार्ज में डेवलप हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसी आयनिक फॉर्म को हम कहते हैं इंटरनल सॉल्ट, और इसी का नाम क्या है? ज्विटर आयन, बिकॉज़ ये आयनिक फॉर्म है।
तो जीटर आयन आपको अच्छे से मेरे ख्याल से हाई होगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अपन पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। तो जीटर आयन हो गया और दूसरा है अपना पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है साहब? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो एक इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया, दूसरे नंबर का पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड में भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इनके अंदर भी जैसे कंडेंसेशन की प्रोसेस अपनी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हो रही थी, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज के बीच में कंडेंसेशन प्रोसेस हुई थी, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था और इन्होंने वहां पर माल्टोज को फॉर्म किया था। ठीक उसी प्रकार एक एमिनो एसिड्स में यहां पर लिख रहा हूं। तो पेप्टाइड बॉन्ड में देखिए एक्चुअल में मैं इसको भी पेप्टाइड बॉन्ड, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। एक अमीनो एसिड जैसे CH है, इसमें RL ग्रुप आ गया, एक तरफ इस पे NH2 जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है COOH, एक अल्फा अमीनो एसिड ये है। अब दूसरा अल्फा अमीनो एसिड भी डेवलप होता है, तो इसके NH2 को मैं थोड़ा सा ओपन करके तो लग रहा हूं ना, तो H सिंगल बॉन्ड N, एक H इसका यहां पर है, तो ये NH2 हो गया और इसका एक बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? अपना CH के साथ बन रहा है, इस वाले CH के साथ। तो इस NH2 को मैंने ओपन करके लिख दिया। वास्तविकता में ये जो बॉन्ड है ना वो N के साथ है और इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यही नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये CH आ गया अपना, इससे क्या जुड़ा हुआ था R और ये अपना COOH, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों, एक अमीनो एसिड ये हो गया, एक अमीनो एसिड ये हो गया, जब ये दोनों अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद इस वाले का ये OH वाला ग्रुप और इसका एक हाइड्रोजन, इतने पार्ट्स में से OH और H क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। तो H2 निकल गया यहाँ पर। H2 निकलने के बाद इन दोनों के बीच में मैं H2 यहां से देखो हटा देता हूं, तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये H गया, इसका OH गया। अब देखिए एक बैलेंस इस ऑक्सीजन की भी खाली है, खाली होगी ना, इसकी फ्री होगी बैलेंस से नाइट्रोजन की फ्री होगी, तो इतने पार्ट्स में एक नया बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड कैसा? सिंगल बॉन्ड CO और NH, ये क्या है? NH, और फिर से क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो बन रहा है इसको हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अमाइड बॉन्ड। ये अमाइड बॉन्ड ही है जो दोनों अल्फा एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना। तब इसी बॉन्ड को अपन कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी अमाइड बॉन्ड को क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर जो बनने वाला सब्सटेंस होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड CH, इससे ऊपर की तरफ R और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CONH, सिंगल बॉन्ड CONH, सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर की तरफ R जुड़ा है अपना और COOH। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल बना है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन। इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड चेन। ये पेप्टाइड बन गया ना, पेप्टाइड चेन। अब ये अभी तो चेन छोटा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड पेप्टाइड चेन बनाते हैं।
होती है। वरना इसमें स्टार्टिंग बताया ना अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, तो इसको हमने क्या बोला था, ये पेप्टाइड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड चेन। तो ये पेप्टाइड चेन ही है। अब ऐसे ये चेन आगे बढ़ती चली जाती है, दूसरे मॉलिक्यूल आते हैं वो भी पेप्टाइड चेन बनाते हैं और आगे कंटीन्यूअस इसी तरीके से जब वो पेप्टाइड चेन किसी अमाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनती है जो कि कॉम्प्लेक्स होती है। इसी लीनियर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। समझ में आ गया? तो प्रोटीन का अच्छी तरीके से आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन बनता कैसे है। अब ये जो चेन बन रही है पॉलीमर, यानी एक तरीके से हम कह रहे हैं कि बार-बार इसके अंदर अल्फा एमिनो एसिड की छोटी-छोटी यूनिट जुड़ती चले जा रही है। तो इन अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं इसको? मोनोमर। और ये भी क्या है? मोनोमर। और बहुत सारे मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बन रहा है? ऐसा पेप्टाइड चेन और प्लस पेप्टाइड चेन। तो इसके बाद ही तो बनता है हमारा पॉलीपेप्टाइड। क्या बन रहा है? पॉलीपेप्टाइड। और इसी पॉलीपेप्टाइड को अपन क्या कह रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। इसी को अपन क्या कह रहे हैं? प्रोटीन। क्या कह रहे हैं? प्रोटीन। तो हकीकत में ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर। और किसका पॉलीमर है बेटा? अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड का। देखो अमीनो एसिड से मिलकर ये होना मोनोमर प्लस मोनोमर इक्वल टू पेप्टाइड। और ऐसी बहुत सारे पेप्टाइड चेन आपस में मिलकर बना है पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन एक्चुअल में किससे मिलकर बन रहा है? अमीनो एसिड से। इनसे मिलकर बन रहा है। तो ये मोनोमर है। तो प्रोटीन का मोनोमर कौन है? ऐसा प्रोटीन का अगर मैं बात करूं कि मोनोमर कौन है तो वो कौन है? अल्फा एमिनो एसिड। अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है तो ये किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड्स का। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से। जैसे ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन, तो ट्रेन छोटे छोटे डब्बों से मिलकर के बनी होती है। तो उन डब्बों को मान लो अपन अल्फा एमिनो एसिड, और बहुत सारे डब्बों ने मिलकर के क्या बना दिया? पूरे ट्रेन को बना दिया। तो उस ट्रेन को मान लेते हैं अपन क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन को कंपेयर कर लो ट्रेन से, तो ट्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स यानी कि डब्बे जुड़े हुए हैं जिनसे मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बने। तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ट्रेन कह रहे हैं। ट्रेन को हमने कंपेयर किया है प्रोटीन से। तो प्रोटीन बिल्कुल ट्रेन की तरह है। जैसे ट्रेन छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बनी, वैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंपल अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर के बनी। और ये अमीनो एसिड्स की यूनिट एक दूसरे के साथ अमाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? और इसी तरीके से एक लीनियर और ब्रांच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन हमारे सामने फॉर्म होते हैं। तो ये स्पेशल पूछा जाता है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ध्यान रखना, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या है?